हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लस्टर केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आई होप आपने पीछे के लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लो। आज हमें पढ़ना है कैपिंग रूल्स। कैपिंग रूल्स क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैपिंग रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमें वेड-मिंगोज़ रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि HNCCs LNCC वाले प्रोसीजर से क्लस्टर का टाइप नहीं जान पा रहे थे हम कि कौन सा क्लस्टर होगा, कितने इनमें बॉन्ड्स बनेंगे। इसीलिए HNCC को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें वेड-मिंगोज़ रूल की ज़रूरत पड़ी थी। वेड ने हमें बताया कि क्लस्टर का टाइप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं, उसके बाद कैसे हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं और फिर हम क्लस्टर का टाइप कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो वेड-मिंगोज़ रूल का पर्पस था वो यही था, HNCCs को डिफाइन करना। इसी तरह जो आपका कैपिंग रूल है वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि जब हमने HNCCs पढ़ा तो हमने PEC काउंट किया था, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट n के ही इक्वल हों, देखिए PEC से हम कैसे इलेक्ट्रॉन का क्लस्टर निकाल रहे थे, PEC/2 करते थे हम, है ना, PEC/2 करके n+1 या n+2 करके। लेकिन अगर हमारा PEC पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट ही नंबर ऑफ मेटल्स के इक्वल आ जाए, यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों थी मैं नीचे लिख देती हूँ, पढ़ लेना यहाँ से। कैपिंग रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इफ़ PCE बराबर आ जाए किसके, नंबर ऑफ मेटल के, या फिर कम हो किससे, नंबर ऑफ मेटल से, तो आगे चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस में क्या किया जाए, यहाँ पे कैपिंग रूल का यूज़ किया गया। कैपिंग रूल का मतलब है कि यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी पोजीशंस में, मेटल के पोजीशंस में कुछ पॉलीहेड्रॉन के थ्रू फेसेस पे चेंजेस किए गए। देखिए, व्हाट हैपन व्हेन PEC लेस देन और इक्वल्स टू n, तो क्या किया जाए, इन सच केसेस वन और मोर मेटल्स एटम्स आर प्लेस्ड ओवर द ट्रायंगुलर फेस। ऐसा हो, ऐसे केसेस पे हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को प्लेस करते हैं ट्रायंगुलर फेसेस पे ऑफ द बेसिक पॉलीहेड्रॉन। जो आपका बेसिक पॉलीहेड्रॉन बन रहा था उनके फेसेस पे हम एक से ज़्यादा मेटल्स को प्लेस करते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या बनाते हैं, एक कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज अपेंडेड ग्रुप्स आर कॉल्ड कैपिंग एटम्स। इन जो ग्रुप्स को हम बोलेंगे कैपिंग एटम्स। द एडिशन ऑफ ए कैपिंग एटम डजंट चेंज द PEC बट इंक्रीज द TEC/12। ये जो हमारा कैपिंग रूल था, इसके थ्रू हम एटम्स को, जो कैपिंग में एटम्स थे उन एटम्स को ऐड नहीं कर सकते थे, कैपिंग एटम्स को चेंज भी नहीं कर सकते थे कि उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए। बट यहाँ पे क्या हो रखा था, जो हमारा TEC आता है वो 12 से इंक्रीज हो जाता था। अगर TEC 12 से इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपका PEC भी चेंज होगा, क्योंकि TEC अगर लार्ज होगा, देखिए PEC कैसे निकालते थे, TEC-12 इंटू n। तो अगर आपके TEC की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली PEC की बढ़ेगी, और अगर PEC की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो आगे का कंसेप्ट है वो ईजी होता चला जाएगा। यानी कैपिंग रूल के थ्रू हमें क्या कराया गया, मेन जो पर्पस था कैपिंग रूल का वो यही था। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है ओस्मियम का। इसमें TEC कितना है 98, PEC कितना है 7। यहाँ पे PEC देखिए 7 आ गया, PEC क्या आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो PEC 7 आने के बाद अगर हम 7/2 करें इसको, और 7/2 करेंगे तो वो तो n से भी कम वैल्यू हो जाएगी, और n से भी अगर स्मॉल आ गई वैल्यू तो हम क्लस्टर का टाइप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना। दिस लीड्स टू ए क्लोज स्ट्रक्चर फॉर ए 6 वर्टेक्स डेलहेड्रन दैट इज एन ऑक्टाहेड्रन। वन मेटल एटम इज कैप्ट ऑन द वन ट्रायंगुलर फेस। यहाँ पे क्या किया जाएगा, मेटल एटम को कैप्ट कर दिया जाएगा किसी भी ट्रायंगुलर फेज पे, ऑक्टाहेड्रन की पे। दिस इज इंडीड फाउंड टू बी एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो आपका TEC है वो इंक्रीज हो जाएगा 12 से। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था इसमें ओस्मियम CO22 का लिया गया था 2- का। इसमें TEC निकाला तो 1110 आया था और PEC 7 आ गया था। PEC 7 आ गया और n की वैल्यू क्या है 8, यानी कि PEC की वैल्यू तो n से भी कम हो गई। हमने दोनों केसेस पढ़े ना यहाँ पे कि अगर आपके PEC की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो n से, तो पहले वाला हमने इक्वल्स टू पढ़ा था, ये क्या है लेस देन।
PEC of 7 इलेक्ट्रॉन पेयर सजेस्ट दैट इट इज़ ए क्लोजो स्ट्रक्चर। जो PEC का 7 पेयर्स है सजेस्ट करता है कि क्लोजो स्ट्रक्चर होगा 6 वर्टेक्सेस पे। इट विल बी एन ऑक्टाहेड्रन विद 2 मेटल्स ऑन ट्रायंगुलर फेज। यहाँ पे जो मेटल ट्रायंगुलर फेजेस पे होगी, जिस कैप्ड मेटल होंगी, वो हमारी 2 मेटल्स होंगी, इसीलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं, बाई कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। तो इस तरीके से कैपिंग के थ्रू इसको सोल्व किया गया। मेनली जो हमारा कैपिंग रूल था वो मैंने बताया किन किन कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ हुआ, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी थी उनकी। हमने जब HNCC पढ़ा था तो हमने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट लिए थे, और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट जब हम लेंगे तो वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कि अगर हमें पॉलीहेड्रल काउंट की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल्स टू n हो तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्लस्टर का टाइप कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे कैपिंग रूल यूज़ किया गया, यानी कि मेटल्स को कैप कर दिया गया, कैप्ड कर दिया गया ट्रायंगुलर फेजेस पे, जो पॉलीहेड्रन थे उनके ट्रायंगुलर फेजेस पे, जिसके कारण TEC की वैल्यू 12 से इंक्रीज हो जाए। वहाँ पे मेटल या लीगेंड या वहाँ पे नंबर ऑफ लीगेंड या लीगेंड चेंज नहीं करेंगे, टाइप ऑफ लीगेंड और मेटल ऑफ नंबर ऑफ लीगेंड कहीं भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे वहाँ पे, सिर्फ आपके TEC चेंज होगा। TEC 12 से इंक्रीज हो जाएगा कैप्ड स्ट्रक्चर में। इस तरीके से इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया गया, जो आपका कैप रूल था, कैपिंग रूल था, उसके थ्रू। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कार्बाइड क्लस्टर। कार्बाइड क्लस्टर्स क्या होते हैं, देखिए ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने ये इसी में ऐड किया जो आपका कैपिंग रूल वाला था। देखिए कार्बाइड क्लस्टर्स क्या होते हैं। इन क्लस्टर केमिस्ट्री ए कार्बाइड यूजुअली डिस्क्राइब ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड मेटल। देखिए कार्बाइड क्लस्टर क्या होते हैं क्लस्टर केमिस्ट्री में, कि ऐसे क्लस्टर्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो और मेटल प्रेजेंट हो। Many compounds have been synthesized in which one or more atom have been partially or completely encapsulated with a metal cluster। इसने बोला है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी सिंथेसाइज किए गए जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा मेटल पार्शियली और कम्प्लीटली अनकैप्सुलेटेड थी किसी मेटल क्लस्टर में। जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि जनरली जो अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज होती हैं हमारे मेन ग्रुप से होती हैं, और ये हमारे किसी भी मेटल क्लस्टर में प्रेजेंट हो सकती हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज हैव बीन कार्बाइड क्लस्टर्स। सबसे जो कॉमन कार्बाइड क्लस्टर्स हैं, वो सबसे कॉमन जो क्लस्टर्स हैं वो कार्बाइड क्लस्टर बहुत ही कॉमन है। अनकैप्सुलेटेड एटम्स कंट्रीब्यूट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल, जैसे कि मैंने अभी बताया TVE बोल सकते हैं, TEC टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में इनका कंट्रीब्यूशन होता है जितना इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए इसका एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। रुदीनियम का एक एग्जांपल लिया है Cu6 CO17 C। यहाँ पे कार्बन जो है आपका क्या है, आपका इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है। क्या है, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। पहले तो पहचानने कौन सा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, टू गिव ए TEC ऑफ 86 इलेक्ट्रॉन, दिस कोरस्पॉन्डिंग टू ए क्लोज स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। सी यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर क्यों बताया, यहाँ पे क्लस्टर का टाइप कैलकुलेट किया है, कौन से, ये है क्या है, ये HNCC है। ये HNCC है तो किससे निकालोगे, इसको किससे कैलकुलेट करोगे, कौन से रूल से, जो मैंने आपको अभी बताया था क्लस्टर टाइप का बोरेन वाला, तो उससे ही इसको कैलकुलेट कर देंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में 86 होंगे, क्यों, क्योंकि इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो ये देखिए कुछ मतलब इनका कंट्रीब्यूशन होता है। मेनली कार्बाइड केमिस्ट्री में यही दिखाया जाता है कि कार्बाइड केमिस्ट्री में इंटरस्टिशियल साइट पे जो अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, छोटा सा टॉपिक था ये, आप अपनी बुक से या जैसे भी आपके पास हों आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आपके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल है, आप इसको पढ़ें। थैंक यू।